मैं शांति स्वरूप बोध के नाम से जाना जाता हूं। सारा जीवन एक अम्बेडकरी परिवार में जन्म लेने के बाद आंदोलन से जुड़ा रहा। जीवन में सबसे पहले हमने डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य सेवा समिति बनाई। उसके पश्चात हम उस संस्था से जुड़े जिस संस्था से हमारे पिता लाला हरिचंद मौर्य जी भी जुड़े थे। संस्था का नाम था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में रहते हुए लगभग सारे पदों पर हम रह चुके थे और सबसे ज्यादा अध्यक्ष के रूप में जो सफलता हमने उस जगह अर्जित की वो आज भी लोगों के जहन में बसी है। उसके पश्चात जब हमने देखा कि युवकों का समाज में वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए था, तो सबसे पहले हमने निर्णय लिया कि साहित्य का जो महत्व नहीं समझा जा रहा था, आर्ट का, पेंटिंग का, स्कल्पचर का, गाने का, बजाने का, कविता का जो महत्व नहीं समझा जा रहा था, हमने उसको प्रतिष्ठित स्थान देने का प्रयास किया। उस प्रयास में कुछ हमारे जो वरिष्ठ साथी थे वो हमारे आड़े आए। हमने टूटना या किसी भी प्रोजेक्ट को रास्ते में छोड़ना कभी सीखा नहीं था। हम संस्था से अलग हमने व्यक्तिगत तौर पर अपने घर पर जब सम्यक प्रकाशन के माध्यम से देश के सैकड़ों राइटर्स को एक मंच दिया, उसी के साथ एक दिमाग में एक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि क्यों ना लगे हाथों आज अपने समाज के युवकों को भी एक मंच दिया जाए। विचार बहुत अच्छा था, किंतु समाज उसके अनुकूल न था। सीधे युवकों से हमारा संवाद न था। युवकों से यदि संवाद होता भी था तो वरिष्ठ लोगों के माध्यम से होता था और स्थिति बहुत निराशाजनक थी। मगर निराशाजनक स्थिति को आशाजनक स्थिति में बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जीवन में चुनौतीपूर्ण कार्य किए, इसलिए इस कार्य को भी हमने अंजाम देने की कोशिश की। हमने सन 1984 में गीतो भरी शाम बाबा साहब के नाम एक कल्चरल शो का प्रोजेक्ट दिया था, एक कंसेप्ट दिया था। बहुत सफल रहा। विफल कार्यक्रम तो बहुत आपने छूटते और छोड़ते देखे होंगे लोग, मगर सफल कार्यक्रम जब कोई संस्था छोड़ने लगे तो समझ लीजिए उस समाज के पतन की पराकाष्ठा का समय आ गया। वो एक टीस थी, एक मलाल था, एक पश्चाताप जैसा भाव हमारे मन में था कि हम तो इतना जबरदस्त भीड़ जुटाते थे अंबेडकर भवन पर, बाबा साहब के समय में भी ना जुट पाई थी। मगर ऐसे प्रोजेक्ट को अगर छोड़ा गया, ऐसे प्रोजेक्ट का अगर भ्रूण हत्या की गई तो उसके पीछे ऐसा ना था कि कोई फंड्स नहीं मिलते थे या समाज को, संस्था को ख्याति ना मिलती थी। उसके पीछे एक बहुत क्षुद्र कारण ये था कि शांति स्वरूप बोध का बहुत नाम हो जाएगा, इस कार्यक्रम को बंद करो। कार्यक्रम बंद हुआ, मगर शांति स्वरूप बोध का नाम बंद नहीं हुआ और जिन्होंने कार्यक्रम बंद किया उनका नाम भी कोई स्थापित नहीं हुआ। हमने एक निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से जीतने का काम किया और जब हम अपने साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में भी हमने सारे भारतवर्ष में पहचान बनाई। किताब छापने से पहले मेरी जो एक ईमानदार कार्यकर्ता की छवि थी वो सम्यक प्रकाशन की स्थापना में बहुत काम आई। मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो किताब का जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में, सारी दुनिया में फैलाया है, आज उस छवि, हमारी पुरानी छवि पर हावी हो गई है। एक प्रकाशक की छवि सारे देश में आज स्थापित है। हमने अब आकर के सोचा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कि युवावस्था से हम निकल कर आए थे, जीवन में जवानी कब आई कब चली गई हमें तो पता नहीं, मगर यह हमें जरूर मालूम था कि कोई भी समाज जो युवकों को साथ लेकर नहीं चलता, महिला समाज को लेकर साथ नहीं चलता, वो छोटे और बड़े पहिए की गाड़ी की तरह है जो कभी भी गति प्राप्त नहीं कर सकती। बहुत अच्छा एक विचार आया। सम्यक प्रकाशन ने जब अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट धम्मपद का विमोचन किया और उस समय पर जो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में एक युवा टीम को उतारा और जनता ने इतना प्रतिसाद दिया, इतना उसका अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि दिल्ली का एक प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम, शाह ऑडिटोरियम, बहुत बौना साबित हुआ। सारे रिकॉर्ड भीड़ के टूट गए। कार्यक्रम की गुणवत्ता ने एक स्तर पाया। सारे देश में, सारी दुनिया में वो कार्यक्रम लॉर्ड बुद्धा टीवी पर डायरेक्ट प्रसारण के कारण चर्चा का विषय बना। हमारे जो दमित भाव थे, हमारी जो दबे हुए
अरमान थे उस कार्यक्रम से हमें पर लगे और अब हमने तुरंत निश्चय किया कि अब हमारा आगे का जीवन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की युवा शक्ति को संगठित करने का और उनको प्रतिष्ठित मंच प्रदान करने के लिए समर्पित रहेगा। बहुत अच्छा संयोग हुआ, बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले। हमें अध्यक्ष के रूप में हरि भारती जी मिले। हरि भारती जी का एक अनुभवी जीवन रहा। उन्होंने 12 साल तक हमारे देश के एक विशेष प्रकार के प्रतिष्ठित मंच को शोभित किया। अपने नेतृत्व शक्ति से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत गरिमा प्रदान की। उसके साथ इस बाबा साहब के आंदोलन में, बौद्ध धर्म के आंदोलन में अपने जमाने में सांस्कृतिक धूम मचाने वाले हमें उपाध्यक्ष के रूप में भाई मुकेश गौतम जी मिले। हमें दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित बुद्ध विहार के जनरल सेक्रेटरी भाई सुधीर भास्कर जी इस दौरान में मिले। स्वर लहरियों के सम्राट हमें हेमंत गौतम मिले, हेमंत बौद्ध मिले और एक हमारी पोती जैसी बिटिया है, उसका नाम है तरुण बौद्ध, जो हमारे एक भाई जैसे मित्र थे, उनकी पुत्री है, वो तो नहीं रहे अब, श्रवण कुमार जी। उसमें बहुत प्रकार की कलाएं हैं उस बालिका में, वो हमें मिली। उनके साथ में बुद्ध मित्रा मिली और भी बहुत सारे साथी मिलते चले गए, सारे युवा साथी मिलते गए जो तपे हुए कलाकार थे, मगर उनके लिए इस समाज में मंच नसीब नहीं था। हमने काम किया कि जिस संस्था में हमने सारा जीवन लगाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित वो संस्था थी। हमने एक संकल्प लिया था जीवन में, ना ये संस्था छोड़ेंगे और ना इस संस्था को तोड़ेंगे। मगर हमने अपनी आंखों से देखा वो एक शीशे के बर्तन की तरह वो संस्था चूर चूर हुई। उसके जो पदाधिकारी थे, दो बार जब उनके पास पद रह चुके थे, तीसरी बार नहीं रह सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उन्होंने एक काम किया कि उस संस्था को तोड़ करके एक नई संस्था बनाई। किस लिए बनाई? अपने पद सुरक्षित करने के लिए बनाई। साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड हमने भी सोचा कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संस्था टूट रही है तो हम तोड़ने के काम में तो नहीं जुड़ेंगे, मगर हमने एक युवकों का एक संगठन बनाया, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उसका नाम दिया। सबकी सहमति से नाम बना। बुजुर्गों की यद्यपि वो बैठक थी, उसमें वो नाम तय हुआ। लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है? हमने कहा इंटायर यूथ ऑफ आवर सोसाइटी इज डेडिकेटेड टू द बाबा साहेब कंसेप्ट टू मेक इंडिया बुद्धिस्ट। जो भारतवर्ष को बौद्धमय बनाने के लिए समर्पित युवा है, वो इसका संचालन करेंगे, वो इसके पदाधिकारी होंगे, वो ही अपने सपने इस संस्था के माध्यम से पूरे करेंगे, वो ही समाज की अपेक्षा इस संस्था के माध्यम से पूरी करेंगे। संस्था ने आकार लिया और बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं, शायद भारतवर्ष में ऐसी कोई संस्था नहीं है कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का जो इनॉग्रल कार्यक्रम हुआ उसमें नागपुर के सुधीर मेश्राम जो एंकर इन चीफ हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के, उनके कमेंट बहुत उत्साहवर्धक थे। उन्होंने लिखा था कि आज 21 दिसंबर 2014 है, लंदन से और न्यूयॉर्क से भी अधिक सर्दी आज दिल्ली में पड़ रही है, और फिर भी अगर इतनी तादाद में भीम सैनिकों ने, बुद्ध पुत्रों ने इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को भरने का काम किया है, तो ये उन नेताओं के लिए चुनौती है जो अपने कार्यक्रमों में टम्पुओं से, बसों से किराए की भीड़ इकट्ठा करने के बाद भी हॉल को भर नहीं पाते। हमारे जो दमित विचार थे, हमारे जो दबी हुई भावनाएं थी, उनको पर लगे और हमने, हमारे साथियों ने मिलकर के तुरंत निर्णय लिया कि अब हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अरमानों को धरातल पर लाकर स्थापित करेंगे। हमने अपने आलोचकों की आलोचनाओं का स्वागत किया और ये सोच करके किया कि काम आलोचनाओं से नहीं चलता। अगर हम आज आपकी ईंट रूपी आलोचना का जवाब पत्थर रूपी दूसरे मजबूत जवाब से नहीं दे रहे, तो उसका कारण यह है कि हम समाज बनाने निकले हैं। समाज बनाने वाले कार्यकर्ता की सोच दाई जैसी नहीं होती, संस्था के प्रति मां जैसी होती है। दाई और मां का अंतर समझ में जब आएगा, एक जातक कथा में एक वर्णन आता है कि एक माता बच्चे को किनारे पर रखकर स्नान कर रही थी, उधर से एक औरत आती है, उस बच्चे को चुराकर भाग जाती है। असली माँ जब बाहर निकलती है तो उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ लेती है। वो कहती है मेरा लाल है, वो
चोरनी कहती ये मेरा लाल है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, राजा के पास पहुंचता है। राजा अपने मंत्री से, अपना अमात्य से, अपने परामर्शदाता से सलाह करने के बाद दोनों औरतों से कहते हैं कि ये बच्चा कि आप टांग पकड़ो, और दूसरी औरत को कहते हैं इस बच्चे का आप हाथ पकड़ो, इसको खींचो, जो बच्चा खींच के ले जाएगा बच्चा उसी का होगा। जो ही मां ने उसके हाथ पकड़े और चोरनी ने उसके पैर पकड़े और बच्चे के जो उसको खिंचाव पड़ा, उसने रोना शुरू किया। मां ने तुरंत उसके हाथ छोड़ दिए। वो क्यों? कि वो असली मां थी। उसका कलेजा फटने लगा। उसने कहा ये क्या हुआ, इसको ले जाने तो मेरा बच्चा बरकरार तो रहेगा। तो एक सफल कार्यकर्ता संस्था को अपने बच्चे की तरह इसी तरीके से पालता है, जैसे कि सूत्र निपात में भी लिखा है कि कोई माँ जिसकी एक जैसे अपनी एक आंख की रक्षा करती है, कोई अकानी माँ जिस तरीके से अपनी एक आंख की रक्षा करती है, ऐसे ही योग्य माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है। इकलौते पुत्र की रक्षा करने जैसा भाव जिस कार्यकर्ता में होगा, उस संस्था को कोई कितनी भी आलोचना करे कभी भी दमित कर नहीं सकता। आज हम इस निराशाजनक वातावरण में अगर पत्थर पर पौधा उगाने का काम कर चुके हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो इसमें किसी शांति स्वरूप बोध जैसे एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। इस देश में जितनी भी युवा शक्ति है, जिसको मंच नहीं मिल रहा था, गरिमा नहीं मिल रही थी, पहचान नहीं मिल रही थी, लोग उनको परिभाषित नहीं कर रहे थे, उनको एक मंच मिला। और मेरे जीवन में जो मैंने ख्याति पाई, जो मैंने संपर्क पाए, जो अनुभव मैंने पाया, वो मैंने कहा, भारती जी से कहा, मुकेश गौतम जी से कहा, भाई सुधीर भास्कर से कहा कि मैं इस संस्था में रहूंगा, क्योंकि संस्था मैंने बनाई, मैं संस्थापक तो रहूंगा, मगर मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं बगैर पद के रहूंगा। हमने उन लोगों को ये एक उदाहरण पेश किया जो जीवन भर संस्थाओं को तोड़ते रहे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संगठन को बनाने के सपने देखते रहे। बहुत सारे यहाँ पर एकीकरण के लिए संगठन बने, संगठन में एकता करने आए थे, मगर बाद में पता क्या चला, ये एकीकरण संगठन अलग से बन गया। ये सारे अनर्थ अब थमने चाहिए। अब कुछ सृजनात्मक कार्य होने चाहिए, समाज को बनाने की प्रथा आरंभ होनी चाहिए। मुझे बहुत संतोष है, इस संगठन ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया है। हमारे युवा साथियों ने जो मेहनत की है, अभी हमारे उपाध्यक्ष जी गौतम जी जो आपके सामने वर्णन कर रहे थे, मुकेश गौतम जी, कि ये 12 अप्रैल 2014 इस हमारे दिल्ली प्रदेश में करीब 20 साल मेट्रो को हो गए हैं। कभी भी अंबेडकर मई ऐसी हुई नहीं, और कभी भी दिल्ली के बोट क्लब पर इस तरीके का अपने सीने पर बाबा साहेब को लगा करके जैकेट के रूप में कभी भी इतना बड़ा युवक संगठित होकर एकत्रित हुआ नहीं। और जब वहां से हमारी रैली चलती है तो लग रहा था कि जैसे दिल्ली में अंबेडकरी भूचाल आ गया है। सब तरफ जय भीम के नारे गूंज रहे थे। युवा शक्ति के संगठन का परचम बहुत उतुंग होकर के फहरा रहा था, और दूसरे संगठन वाले जिन्होंने बहिष्कार किया था, वो इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि हाय क्या हुआ हमारी इस अकल को जो मारी गई, और ऐसे सुंदर कार्यक्रम में जाने से हम वंचित रह गए। कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी पर उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट था। आज व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। इन सारी सुविधाओं के माध्यम से सारी दुनिया ने दिल्ली में इस अंबेडकरी तूफान के साक्षात दर्शन किए। जब हमारे जंतर मंतर की ओर लाखों की संख्या में युवक दौड़ रहे थे, तो लोगों के लिए युवक दौड़ रहे थे, जय भीम को छाती पर लेकर अपने बाबा को लेकर दौड़ रहे थे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पंगु आंदोलन अब जवान होकर के, जो हमारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली कहा जाता है, मगर दिल्ली की राजधानी ये राजपथ कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाती है, राष्ट्रपति भवन कहलाता है। हम एक तरीके से उसके प्रांगण को रौंदते हुए जब जंतर मंतर की ओर निकले, देखने वाला एक नजारा था। साथियों, एक सकारात्मक सोच ने नकारात्मक सोच पर विजय पाई, और मेरा मानना यह है कि ये युवकों का प्रेम आपस में अगर इसी तरीके से बना रहा, आपस में ये इसी तरीके से मिलके सलाह करते रहे और जो निर्णय लेते हैं उन पर अमल करते रहे, तो आगे आने वाला भारत हमारा बौद्धमय भारत होगा, अंबेडकरमय भारत होगा, हमारे अनुकूल भारत होगा। हम जिस संघर्ष को लेकर चले हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है
कि वो नैतिकता पर, चरित्र पर, ईमानदारी पर, शुचिता पर, पारदर्शिता पर टिकी हुई है। और जो हमें पर्दे से हटाने के लिए निकले हैं, हमारा दमन करने के लिए निकले हैं, वो लोग वो हैं जिन्होंने इस देश की विधायिका को, इस देश की कार्यपालिका को, इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के मीडिया तंत्र को, ये चारों के चारों लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, उन चारों का हिंदूकरण करने के बाद में झूठ और फरेब के सहारे से अपनी स्थापनाएं बनाने का काम किया है। मगर ये लोग समझ रहे हैं कि हमारे इस बात से लोग समझेंगे हमारा प्रचार हो रहा है, मगर हम जब देखते हैं उनके झूठे नारे, उनके झूठे अभियान, उससे साबित होता है कि ये हमारे जैसे साधनहीन लोगों के आंदोलन की सफलता से भयभीत हैं, ये थर्रा रहे हैं। इसलिए झूठ का सहारा लेकर, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से परोसा जाए, चाहे वो अखबार के माध्यम से परोसा जाए, चाहे वो इस देश के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से परोसा जाए, ये इस देश के अम्बेडकरवादी युवक, ये इस देश के बौद्ध युवकों की दौड़ में कभी भी बाधा बन नहीं सकते। और अगर इन्होंने बाधा पैदा करने के काम किया, ये बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। कारण ये है कि इनके पास जो एक शक्ति है युवाओं की, जिनको ये शहरों में कर्फ्यू लगाने के काम में लाते हैं, जिनको ये शहरों में दंगा भड़काने के काम में लाते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, मगर हम उनको अपनी शिक्षा दे ना पाए, उन्होंने उनको बहका के अपने काबू में किया हुआ है। इनका घर वापसी का आंदोलन भी खोटा है। घर वापसी का आंदोलन तो हमारा है। जब हम बौद्ध धर्म में जाते हैं तो हम अपने पुराने घर में जाते हैं। हम तो प्राचीन बुद्ध पुत्र हैं, सम्राट अशोक की संतान हैं, हम तो हर्षवर्धन के रिश्तेदार हैं, हम तो इस देश के असली भारतवासी हैं, इस देश के भूमि पुत्र हैं। हम अगर बौद्ध धर्म में जाते हैं तो हम उस धर्म में जाते हैं जिस धर्म से हमें पुष्यमित्र शुंग ने तलवार के बल पर अलग किया था। मगर ये फरेबी लोग, ये चालबाज लोग, ये धोखेबाज लोग, ये झूठ पर सवार लोग जब घर वापसी की बात करते हैं तो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं और कहते हैं कि इस देश के सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, हम उनकी घर वापसी कर रहे हैं। साथियों, मैं इस शूटिंग के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि घर वापसी का जो इनके आंदोलन की परिभाषा है, उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। मुसलमान, ठीक है कि मुसलमान पहले मुसलमान नहीं थे, मगर ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि मुसलमान पहले हिंदू थे। मुसलमान पहले बौद्ध थे। मुसलमान पहले इस देश में सम्राट अशोक के रास्ते पर चल रहे थे और सम्राट अशोक के 9 पीढ़ी बाद, 7 पीढ़ी बाद जो पुष्यमित्र शुंग के जब सेनापति बना जिस सम्राट का, वो सम्राट कौन था? बृहदत्त मौर्य, आखिरी मौर्य सम्राट। हमारे इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनका आखिरी सम्राट, उसकी धोखे से हत्या की थी, उसको धोखे से मारा गया और धोखे से मारने के बाद इस देश में कत्लेआम मचाया गया बौद्धों के साथ में। ऐसा धर्म के नाम पर कभी भी नहीं हुआ और ये लोग आज भयभीत हैं। तुम तलवार की बल पर तुमने इस देश पर कब्जा किया, पुष्यमित्र शुंग को राजा बनाया, तुमने इस देश में रामायण बनाने का काम किया, तुमने इस देश में महाभारत रचने का काम किया, तुमने उस 185 ईसा पूर्व के बाद में ये सारे ग्रंथों का काम किया। और क्या तुम्हारी उपलब्धि रही? तुमने बौद्धों को ये कहा कि इनके कारण देश गुलाम हुआ। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से एक सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं इस देश की शासक जातियों के कर्णधारों से पूछना चाहता हूँ, वो उस आक्रमणकारी राजा का नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध शासन में आकर के यहाँ हमला किया और विजय पाई हो। नहीं बता पाएंगे। कारण क्या है? बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात ही सारे विदेशी हमलावर भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए और उसकी परिणति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? ये मेरा विशाल भारत देश जो अपना इराक से लेकर के उधर श्याम तक यानी कि थाईलैंड तक और उधर तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक एक सूत्र में बंधा हुआ था, इस देश के वर्तमान शासक जातियों के पुरखों के पाप के कारण हमारा देश हजारों रियासतों में बट गया, छोटी छोटी रियासतों में बट गया। ये देश मुसलमानों का गुलाम बना, मुगलों का गुलाम बना, पुर्तगालियों का गुलाम बना, अंग्रेजों का गुलाम बना। किसकी गुलामती इन्होंने झेली? किस लिए झेली? क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े करुणा विधान, महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की शिक्षाओं से इस देश को वंचित किया गया। ये देश अपवित्र हुआ। अपवित्र मानसिकता के लोगों के कारण, शासकों के कारण ये देश गुलाम हुआ। और साथियों, ये बड़े खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है
कि जब इस देश में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की अस्थियां लौटती हैं, अफगानिस्तान से जब अस्थियां आती हैं, उस अस्थियों के आते ही इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा होता है। कांग्रेस के माध्यम से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई एक विदेशी अंग्रेज महिला के माध्यम से, वो वही वर्ष था जिस वर्ष भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की इस देश में पवित्र अस्थियां आई, उनके पवित्र अस्थि धातु आए। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की अस्थियां इस देश से दूर रही तो यह देश गुलाम बना, मगर ज्यों ही वो दोबारा अपने अस्थियों के रूप में इस देश में अस्तित्वमान होते हैं, इस देश में प्रकट होते हैं, तो ही न केवल इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर दौड़ती है, अपितु 1947 में देश स्वतंत्र होता है और 1950 में इस देश में लोकतंत्र स्थापित होता है और इस देश को दोबारा से घनीभूत किया गया, दोबारा से संगठित किया गया, दोबारा से छोटी छोटी जो रियासतें थी वो भगवान बुद्ध के सबसे बड़े आधुनिक शिष्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून मंत्री रहते हुए इस देश के गृह मंत्री ने किया। ये बौद्ध धर्म की वो पताका है जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। आज हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाया है। इस देश का यूथ ये समझता है कि हम सदा से ही पतित रहे हैं, हम सदा से ही दलित रहे हैं, हम सदा से ही हाशिए पर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम इस देश के यूथ को बताएंगे, इस देश में अगर सबसे गौरवशाली इतिहास किसी का है तो हमारे युवकों का है। जिस दिन ये युवक, इस देश के युवक अपने गौरवशाली इतिहास की मसाल को लेकर के चलेंगे, ये हीन भाव का अंधकार तुरंत इसका सीना फट जाएगा और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की कल्याणकारी वाणी फिर से इस देश में निस्सरित होगी और ये देश दोबारा से कह उठेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नवंबर को 1 नवंबर 1915 को संडे का उस दिन होगा। हम उस दिन इस देश में महिला शक्ति की स्थापना करने निकले हैं और उसके बाद में नहीं मालूम कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम देंगे। लोग कहते हैं आपके दिमाग में कार्यक्रम कहां से आते हैं? ये दिमाग में कार्यक्रम आते नहीं हैं। जब हम मिलकर बैठते हैं, जब हम मिलकर सलाह मशवरा करते हैं, उसमें जो विचार सबके दिमाग से आते हैं और उसमें जो सबसे ऊपर तैर जाता है उसी को हम लागू करने के लिए निकल जाते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। चुनौती का सामना यह है कि बड़े बड़े संगठनों के कार्यकर्ता, बड़े बड़े संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। दिल्ली के बाहर दूसरे प्रदेश हैं, वो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की शाखाएं खोलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इस कसौटी पर कहां तक पूरा उतरते हैं। एक हमारा नारा है, नारा यह है कि हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं हैं। किसी संगठन चाहे वो गलत काम कर रहा है, चाहे वो कम काम कर रहा है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, मगर जहां जिस संगठन के घुटनों में जंग लग गया है, हम इस वैचारिक जंग से उस जंग को दूर करने का काम करेंगे। युवकों की प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे, महिलाओं को उसका खोया हुआ जो गौरव है वो ला करके देंगे और ये हम सारा का सारा काम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से करेंगे। हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करते हैं। एक जमाना ये था जब इस देश में 1921 में जब पहली जनसंख्या हुई थी, उस समय एक परिभाषा दी गई थी कि बताओ दलित कौन, अछूत कौन। तो उसमें बताया गया था वो जो अपने घरों में ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं वो लोग अछूत हैं, जिसके घर में ब्राह्मण जाता नहीं है वो लोग हैं, जो गांव के दक्षिण में बसते हैं वो लोग हैं, जो अपने मुर्दों को जमीन में गाड़ते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें बताई गई थी। मगर साथियों, हमें ये देखना है कि उस समय में और आज के समय में जो अंतर है वो ये है कि वो जमाना वो था जब हमारे दिमाग पर मनुस्मृति का शासन था, मनुस्मृति को लागू किया गया था। मगर आज जब हम निकले हैं, आज हमारे पास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की, उनके विचार धन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास है। हम उस विचार से इस देश में क्या करने निकले हैं? वैचारिक परिवर्तन करने निकले हैं। पहले क्या होता था, हमारे समाज के बूढ़े लोगों ने, जो अब बहुत सारे बूढ़े हो गए, बहुत सारे बूढ़े होकर हमारे बीच में से चले भी गए, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सांग किए, उन्होंने ढोला किए, उन्होंने नौटंकियां की और क्या करके किया? घाघरा पहन के, ओन्ना पहन के, जो औरत की चादर होती है उसे हम ओन्ना कहते हैं दिल्ली के भाषा में, वो पहन कर उन्होंने मंचों पर सांग करके, डांस करके लोगों को रातों में जगह जगह के उनका मनोरंजन कर करके इस मुर्दा हिंदू धर्म में
जान फूंकने का काम किया, हमने जब दुश्मनों को ताकतवर करने का काम किया, अनजाने में किया, मगर आज हम सब कुछ जान गए हैं, तो अब हम अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर नाचेंगे और नचाएंगे। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आप क्या देखते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे की रैली हो, चाहे वो किसी और की रैली हो, उसमें भीड़ उनके वर्ग की नहीं होती। 3% जो लोग हैं उनकी कितनी भीड़ हो सकती है? भीड़ हमारे ही लोगों की है, मगर उनकी अकल उनके काबू में है। उस अकल को हम अपने काबू में करेंगे। आज एक उदाहरण बहुत मजबूती से दिया जाता है, वो ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है माता की जगराते में नाचता है, साई संध्या में नाचता है। हम तो उसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर नचाएंगे। और संगीत में, सांस्कृतिक माध्यम में कितनी जान होती है, ये आदमी को देख के तो पता चले न चले, आप जानवरों को देख करके पता कीजिए। ये घोड़ी होती है जो बारात में चलती है सजकर, उस पर घोड़ा बैठा हो, दूल्हा बैठा होता है, उसके आगे नगाड़ा बजता है, ब्रास बैंड बजता है और वो खूब उछलती कूदती चलती है। अगले दिन आप उस घोड़ी को जरा रेड़े में टांग में जोत कर तो देखो, दुलत्ती मारेगी, जख्मी कर देगी। मगर उस जो दुलत्ती मारने वाली घोड़ी है उसके ऊपर ढोल लेकर के आप नाचने लगे तो वो बड़ा ठुमक ठुमक कर एकदम चलने लगेगी। जब एक घोड़ी के ऊपर संगीत का जादू इतना असर कर सकता है, तो हम संगीत के जादू का असर अपने समाज पर क्यों नहीं देखना चाहते? मुझे याद है वो मंजर 21 दिसंबर 1914 को जब हमारे युवा तुर्क साथी SS आजाद पंजाब से आए थे और उन्होंने जो अपना गीत प्रस्तुत किया था, पूरा ऑडिटोरियम उनकी धुन पर नाचने लगा था। हम लोगों को नचाने के लिए नहीं निकले हैं, हम इस नाट्य के माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से, इस नृत्य के माध्यम से, इस स्वर लहरी के माध्यम से जो हमारी शक्ति सुप्तावस्था में चली गई है उसको जागृत करने के लिए निकले हैं। और जिस दिन ये हमारी शक्ति जागृत हो जाएगी, हम उस देश में उस शक्ति के माध्यम से अपने टेलीविजन चैनल लगाएंगे, अपने रियलिटी शो आयोजित करेंगे, हम इस देश में म्यूजिक कंपटीशन करेंगे, बड़े बड़े अवार्ड रख करके हम म्यूजिक कंपटीशन करेंगे, हम बड़े बड़े अवार्ड रख करके बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। सपना बिल्कुल स्पष्ट है, इरादा बिल्कुल नेक है। हमारे संगठन का जितना भी युवा वर्ग है वो बिल्कुल एक है और सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी है। बाबा साहब ने इस देश को बुद्धमय बनाने का जो सपना देखा था वो ही सपना हमारा है। इसलिए जो हमने नाम दिया है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, द यूथ ऑफ इंडिया डेडिकेटेड टू मेक इंडिया बुद्धिस्ट, ये सीधा सरल इसकी परिभाषा है। वो युवा वर्ग जो इस देश को बुद्धिस्ट बनाने निकला है, बुद्धमय बनाने निकला है। मैं समझता हूँ हमारी नीति में कहीं खोट नहीं है, बल्कि जो हमारे समर्थक हैं हमें उनसे ये कहना पड़ेगा, ये निवेदन करना पड़ेगा, साथियों जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े फंड उनमें चाहिए होते हैं। जिस समाज का धन अपने संगठनों के काम आता है वो संगठन तेज दौड़ते हैं। अगर वो तेज नहीं दौड़ते, अगर आप अपने आप को उन संगठनों से ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो आप इस युवा संगठन को अपने जितने भी साधन है उनका लाभ पहुंचाइए। आप दिल खोल करके दान दीजिए और अपने सारे अरमानों को पूरा होता देखिए। इसलिए अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आगे आने वाले हमारा जो कार्यक्रम है 1 नवंबर का है, इसी साल में 1915 में है। दिन उस दिन रविवार है, जिसे एतवार 2015 में है, जिसे हम आजकल रविवार कहने लगे, अंग्रेज उसे संडे कहते हैं, मुसलमान उसको एतवार कहते हैं। इतने सारे नाम इसलिए बताए हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं हमें तो पता ही ना था। अरे आपको अब हमने 7-8 महीने पहले से बताना शुरू किया है और आप दोबारा पश्चाताप करने की स्थिति में ना आए। इसलिए 1 नवंबर 2015 को दोबारा से आए और अब हम जो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली का सबसे भव्य, दिल्ली का सबसे महंगा, दिल्ली से सबसे अधिक सीटों वाला ऑडिटोरियम है, जब हम एक बार उसको भर चुके हैं दोबारा भी भरेंगे। आइए हमारे साथ, उस दिन सब मिलकर के हम एक सुर में बोलेंगे, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।